हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 जो आपका साइंस है उसका टेस्ट लेंगे और आपका जो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है, दोनों सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है। सभी स्टूडेंट को पूरा टेस्ट देकर जाना है। बहुत सारे मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, आपका सामाजिक विज्ञान एंड साइंस दोनों का। ठीक है, आप लोग देखो किसमें कितना है दम, आपने कितना पढ़ा है, कितना परसेंट आप जानते हो सामाजिक विज्ञान और साइंस में यानी कि विज्ञान में। ये वीडियो आपके लिए 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो हम लोग एक एक सब्जेक्ट का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है उसका टेस्ट नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, यानी कि आज आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का टेस्ट है। और देखो किसमें कितना है दम, आज हम लोग देखने वाले हैं किसमें कितना है दम, किसने कितना की है तैयारी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके ही जाना है। और आपको देखना है आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हो, कितने क्वेश्चन का आंसर गलत। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, यहां से आप सारे क्वेश्चंस क्लियर करके जाना। पहला है फ्रांस की क्रांति हुई। जो फ्रांस की क्रांति है वो हुई, हमारा ऑप्शन का है 1788 ईस्वी एंड खा है 1789 ईस्वी एंड गा है 1790 ईस्वी एंड घा है 1787 ईस्वी। तो आप लोग जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा सही आंसर है। आपके पास थोड़ा सा समय है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हो, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने बता दिया होगा। इसका सही आंसर होगा 1789 ईस्वी। क्या है? 1789 ईस्वी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब आप लोग भूलना मत, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारा क्वेश्चन याद करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, इसका आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि करो या मरो का नारा किसका था। यह आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कि करो या मरो का नारा। तो यहां आपको बताना है जो करो या मरो का नारा था वो किसका था। ऑप्शन का हमारा है सुभाष चंद्र बोस, खा है भगत सिंह, गा हमारा है चंद्रशेखर आजाद, घा है महात्मा गांधी। तो आप लोग जल्दी से बताओ कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। आई होप कि आपको पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करो या मरो का नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। सारे क्वेश्चंस याद रखना। ठीक है, और यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आप मेहनत कर लो, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है वो सारे याद कर लो। ये आपका टेस्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप जरूर कमेंट करके बताना आपने कितने आंसर का सही क्वेश्चन का आंसर दिया है, कितने क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, साथ में देखो जो क्वेश्चन सही है उस पर सही का टिक लगाओ, जो क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है उस पर गलत का टिक लगाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 कि जर्मनी का एकीकरण, जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय जो है इनमें से किसे दिया जाता है। ऑप्शन का हमारा है ऑटो वन बिस्मार्क, खा है नेपोलियन, गा है विलियम प्रथम एंड घा हमारा है हिटलर। तो इन चारों में से जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, जल्दी से आप लोग सोच कर बताओ। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा सही आंसर होगा। मैंने सभी को पढ़ाया है और ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ऑटो वन बिस्मार्क है इन्हें जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, ऑटो वन बिस्मार्क को। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। का ऑप्शन है वाशिंगटन, खा है जिनेवा, गा है न्यूयॉर्क एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो इसमें से हमारा कौन सा राइट आंसर होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो ये हमारा होगा न्यूयॉर्क। क्या होगा? न्यूयॉर्क। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। आई होप कि आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। अगर आपने 4 क्वेश्चंस में से कितने आंसर सही दिया आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखो कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, कौन सी मृदा सबसे ज्यादा अच्छी है कपास की खेती के लिए। हमारा ऑप्शन नंबर का है काली मृदा, खा है जलोढ़ मृदा, गा है लाल मृदा एंड घा है लेटराइट मृदा। तो इनमें से हमारा कौन सा आंसर सही है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा काली मृदा होगा। क्या होगा? काली मृदा। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा जो है वो काली मृदा मानी जाती है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो कि सलाल बांध किस नदी पर स्थित है। जो हमारा सलाल बांध है वो किस नदी पर स्थित है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑप्शन का है महानदी, खा है चिनाव एंड गा हमारा है सतलुज एंड घा हमारा है जो कृष्णा नदी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताओ कि जो सलाल बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो यहां हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, तो यहां हमारा कौन सा आंसर सही है आप लोग जल्दी से बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है चिनाव। ठीक है, जो सलाल बांध है वो कहां स्थित है? चिनाव नदी पर। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है जिसमें फलियां लगती हैं, फलीदार फसल। तो हमारा ऑप्शन का है दाल, खा हमारा है मोटे अनाज, गा है ज्वार तिल एंड घा हमारा है तिल। तो आप लोग जल्दी से बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। आई होप कि आपको पता होगा। नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूं। इनमें से जो दाल है ना, दाल एक फलीदार फसल है। कौन सी फसल है? फलीदार फसल है। तो याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग फोकस करो। यहां क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। देखो, एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। और हमारे पास ऑप्शन का है धान, खा है बाजरा, गा है गेहूं एंड घा है मक्का। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रबी की फसल है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ इनमें से हमारा कौन सा आंसर सही है चारों में से, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको पता होगा। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से जो गेहूं है, गेहूं एक रबी फसल है। कौन सी फसल है? रबी फसल, गेहूं। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग फोकस करो। लिखा हुआ है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां पर स्थित है। जो भारत में पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र आपको बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है पवन ऊर्जा का। हमारा ऑप्शन का है उत्तराखंड, खा है तमिलनाडु, गा है हिमाचल प्रदेश एंड घा है हमारा राजस्थान। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, ये हमारा टेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें से जो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है? तमिलनाडु में। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो तमिलनाडु में स्थित है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए अच्छे से मेहनत करना होगा। सारे क्वेश्चंस रिवीजन कर लेना चाहिए जितने क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचे हुए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए। जितना आपके पास समय है उन सबको पूरा पढ़ाई में लगा दो, क्योंकि अब आपको दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगा क्लास 10th में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुनहरा मौका है आपके पास पढ़ने का। जितना आपके पास जिद है वो सारा आप लोग इसमें लगा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कि निम्न में से कौन सा शब्द जो दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। मतलब दो देश आपस में व्यापार करें या दो से अधिक देश आपस में व्यापार कर सकते हैं। ऑप्शन का हमारा है आंतरिक व्यापार, खा है बाहरी व्यापार, गा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार एंड घा हमारा है स्थानीय व्यापार। तो यहां हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो यहां हमारा इनमें देखो, आप लोग जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय है फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं।
देखो ये आपको समझना है। देखो आंतरिक व्यापार तो हो नहीं सकता, क्योंकि आंतरिक व्यापार मतलब अंदर से व्यापार करना, बाहरी व्यापार मतलब बाहर से व्यापार करना, स्थानीय व्यापार मतलब स्थान से व्यापार करना, ना कि देश से व्यापार करना। बट अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, एक देश जो है दूसरे देश से व्यापार कर सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, और आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 क्वेश्चन में से आपके कितने का सही आंसर दिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो सही ही होना चाहिए, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर आप लोग फोकस करो कि लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। यहां आपको बताना है, जो हमारा 4 ऑप्शंस हैं इसमें से आपको बताना है कौन सा संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य का ऑप्शन है हमारा मणिपुर, खा है हिमाचल प्रदेश, गा है अरुणाचल प्रदेश एंड घा है दिल्ली। देखो मणिपुर, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश एंड दिल्ली, इनमें से कौन सा हमारा सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, देखो ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली एक शहर है जहां घूमते हैं टहलते हैं, एक शहर है ना कि राज्य है। तो ये हमारा एक संघीय राज्य नहीं है दिल्ली, ठीक है। याद रखना दिल्ली जो है एक संघीय राज्य नहीं है, इतना तो आप याद ही रख सकते हो बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दो। लिखा हुआ है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जो नेपाल देश है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस ईस्वी में हुई। हमारा का ऑप्शन है 2005 में, खा है 2006 में, गा है 2008 में एंड घा है हमारा 2015 में। जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। आई होप कि आपको पता भी होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, तो सारे क्वेश्चंस आप ये सारे क्वेश्चंस याद करके जाना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो यहां आपको बताना है नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई, जो 2008 ईस्वी है, 2008 ईस्वी में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। कब? 2008 ईस्वी में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय मतलब होता है एक एक व्यक्तियों की आय। तो यहां आपको बताना है 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय, किस राज्य, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। का हमारा है हरियाणा, खा है बिहार, गा है राजस्थान एंड घा है मेघालय। तो इन 4 राज्यों में से बताना है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। आई होप कि आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया भी है, पहले चैप्टर का है विकास, जो आपका अर्थशास्त्र का है उसका पहले चैप्टर है, तो मैंने पढ़ाया भी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ भी सकते हो, लेकिन इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, आप लोग बताओ। तो इसमें जो हरियाणा है, हरियाणा जो है, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। याद रखना, भूलना मत, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप लोग फोकस करो कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। इनमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एक उत्पादन का साधन है, जिससे हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, कोई और वस्तु उगा सकते हैं, ठीक है। कोई अगर दुकान खोलना है तो फिर किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसमें आपको दिखाना है। का है पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं, घा है कर। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन है। नहीं पता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर होगा पूंजी। पूंजी अगर ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर पूंजी है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये हमारा पूंजी राइट आंसर होगा। अब हमारा देखो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा सामाजिक विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। यहां देखो कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई। आपके पास ऑप्शन का है न्यूयॉर्क, खा है वाशिंगटन, गा है जिनेवा एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई। आई होप कि आपको पता होगा कि कहां हुआ था। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप गेस करो कौन सा आंसर सही हो सकता है। आपको गेस जरूर करना है, भले ही आप गलत गेस करो, लेकिन जरूर गेस करो। तो यहां हमारा जिनेवा जो है वो राइट आंसर होगा।
तो ये सामाजिक विज्ञान का 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमारा टेस्ट है फर्स्ट, टेस्ट नंबर फर्स्ट। और आप लोग जल्दी से कमेंट करो कि आप लोग 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा, आप लोग जरूर कमेंट करना। क्लास 10 साइंस है उसका टेस्ट लेने वाले हैं, टेस्ट हमारा ये फर्स्ट है और आज हम लोग देखेंगे, देख लो आप लोग किसमें कितना है दम, कितना आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी की है। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा VIMP है। ठीक है, आप लोग यहां से आप लोग 90% भी ला सकते हो अगर आप जैसा तैयारी किए होंगे। इस वीडियो में आप देख लो आपकी तैयारी कैसी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग देखो, पहले ही चैप्टर से है और आप लोग जल्दी से कमेंट कर देना। पहला प्रश्न आप लोग देखो जो कि लिखा हुआ है Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 + 2Al गिव्स आउट हमारा Al2O3 + 2Fe। इसमें आपको बताना है जो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। आपको केवल यह बताना है जो आपकी अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है। ऑप्शन ए है हमारा संयोजन अभिक्रिया, बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया एंड सी है आपका वियोजन अभिक्रिया एंड हमारा डी है आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो ये कौन सी अभिक्रिया है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज के बाद आप लोग भूलना मत क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए VIMP क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां आप लोग ध्यान से समझो, यहां केवल हुआ क्या है जो Fe2 and O3 + 2Al, इसमें हुआ क्या है कि Al2 के साथ ये जो O3 है ये इसके साथ जुड़ गया है, यानी कि यहां से विस्थापन हुआ है इसके साथ। तो ये जो अभिक्रिया होगा ना विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया। लास्ट में आप लोग कमेंट करना आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है, कितने क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया है, ताकि हम जान सकें कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, ये हमारे पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहां आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखो, कुछ समय रहेगा आपको आंसर देने के लिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। देखो लिखा हुआ है जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है 2, ऑप्शन बी है 1 एंड ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 0। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करो कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। जल्दी से आप लोग कमेंट करो, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर है। अगर आप सही आंसर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर गलत है तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, देखो इसका सबसे पहले आप फार्मूला समझो H2SO4। तो इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? 2 हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 होगा। आई होप कि आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया होगा। आप लोग जम की तैयारी करो, बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग पूरी दिन रात एक कर दो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 1 महीना बचा है या फिर उससे भी ज्यादा कम। ठीक है, उससे भी कम समय बचा है। तो आप लोग जितनी तैयारी करोगे उतना कम है। ठीक है, आप लोग रात को भी पढ़ो, दिन को भी पढ़ो, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है और सपने बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगला देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा है उसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। यहां आपको बताना है, ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से बताना है कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है Fe एंड बी है Zn यानी कि सी है Cu एंड Mg यानी कि आपको Fe जो है हमारा फेरस यानी कि लोहा, Zn यानी कि जिंक, Cu से कॉपर एंड Mg से मैग्नीशियम। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन, जैसे आपका H2SO4 अम्ल है या फिर HCl हमारा अम्ल है, इसमें से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती हैं। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें जो इन चारों तत्व में से हाइड्रोजन के नीचे स्थित है, हाइड्रोजन जो है उससे नीचे स्थित है, वही जो है धातु में से अम्ल विस्थापित नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग कमेंट करो इसमें से कौन सा आंसर सही है। आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, यहां जो Cu है ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता। ये 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं और आई होप कि आप लोगों ने 3 का 3 सही आंसर दिया होगा। ठीक है, मैं सभी का कमेंट चेक करूंगा। ठीक है, फिर यहां आप लोग देखो
क्वेश्चन नंबर 4, जो ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह होता है। मैंने आपको सभी समूह पढ़ा दिया है, आपको कीटोन समूह एंड आपका कार्बोक्सिलिक समूह, एल्डिहाइड समूह, सारे समूह को पढ़ा दिया। अब आप लोग बताओ जो ब्यूटेनोन है इसमें कौन सा आपका क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन ए है सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन बी है सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन सी है यहाँ सिंगल सिंगल यानी कि C, फिर डबल बॉन्ड O, एंड ऑप्शन डी है हमारा सिंगल बॉन्ड COOH। यहाँ जो आपके हैं यहाँ आपके हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ कि इसमें जो ब्यूटेनोन है इसमें क्रियात्मक समूह है। जल्दी से आप लोग कमेंट करो, फिर मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, ठीक है। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके 4 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करो। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। यहां जो हमारा है सी यानी कि सी आपको इधर सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाना है, फिर डबल बॉन्ड ओ, ये जो हमारा है यही हमारा है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह। ब्यूटेनोन में कौन सा है, कीटोन समूह है, कीटोन समूह का जो यही होता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि 4 क्वेश्चन तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखो, फटाक से कमेंट कर देना कि आपका कौन सा आंसर सही है। लिखा हुआ है कि जो आपका पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड या जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का। तो आप लोगों के पास ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड सी है हमारा हरितलोक में, एंड डी है केंद्रक में। जो ये प्रक्रिया है इन चारों में से किसमें होता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करो, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। अगर इसमें आप लोग कम से कम जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने 10 क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। 15 में से आपको कम से कम 12 क्वेश्चन जितना आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो आपका इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कितने स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग कॉपी एंड पेन लेकर बैठो और सारे क्वेश्चंस पे आप लोग टिक मारो कि हमारा बी वाला सही है, ये वाला सही है। फिर आप देखो, फिर मिलाओ जो मैं बता रहा हूं उससे सही है या नहीं, ठीक है। फिर आप देखो कितना क्वेश्चंस कर पाते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 की पादप में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में 2 ऊतक पाया जाता है, एक तो जाइलम पाया जाता है, एक फ्लोएम पाया जाता है। तो यहाँ आपको बताना है जो जाइलम होता है वो उत्तरदायी है। जाइलम क्या करने के लिए पेड़ पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन ए है जल का वहन, बी है भोजन का वहन, सी है अमीनो अम्ल का वहन, एंड डी है ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जो जाइलम होता है वो किसका वहन करता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत ज्यादा VIMP क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका एक टेस्ट भी है। तो यहाँ जो आपका है पादप में जो जाइलम है वो जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है, जल का वहन करता है, ठीक है। तो जल का वहन कौन करता है, जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, भोजन का वहन करता है। बस इतना याद रखो क्योंकि ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बायोलॉजी के लिए है कि डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ता है। देखो जो डीएनए होता है, डीएनए में ऐसे 2 तंतु होते हैं, तो इन दोनों तंतुओं को आपस में कौन जोड़ता है। ऑप्शन आपके पास ए है हाइड्रोजन बंध, बी है आयनिक बंध, सी है पेप्टाइड बंध, एंड सी है डी है हमारा सहसंयोजी बंध। तो आप लोग जल्दी से बताओ कि डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है तो जल्दी से आप लोग बताओ। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, जो डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में हाइड्रोजन बंध जोड़ते हैं, हाइड्रोजन बंध आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। याद है, याद हो गया ना। अब मत भूलना क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है। अगर आप इतना भूलोगे तो फिर कैसे चलेगा। आप लोग सुबह उठकर याद करो, जितने क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं सुबह उठकर आप 2 घंटे याद करो, रिवीजन करो, जितनी चीजें पढ़ो आप, तो फिर आपको हमेशा याद भी रहेगा, ठीक है। आलस है तो आलस को दूर भगाओ और पढ़ने में मन लगाओ, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो एजुकेशन है, शिक्षा, क्योंकि आप पढ़ लिख कर बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। तो यहां आप देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। देखो आपने पुष्प को देखा होगा और पुष्प का जैसे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद या फिर परागण के बाद जो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, जो हम खाते हैं फल। तो ए हमारा है पुंकेसर, बी है वर्तिका, सी है हमारा अंडाशय एंड डी है बीजांड। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको पढ़ाया भी है जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर हम आपको बताते हैं। तो यहां जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा अंडाशय। जो अंडाशय है, अंडाशय निषेचन के बाद जो पुष्प का अंडाशय का भाग है वो फल में बदल जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से समझना, एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आप टेस्ट में देखो कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो। लिखा हुआ है जो पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया। पृथक्करण का नियम इन चारों में से किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी है ह्यूगो डिवरीज ने, एंड ऑप्शन सी है जॉन ग्रेगर मेंडल ने, एंड ऑप्शन डी है हमारा रॉबर्ट हुक ने। तो आप लोग जल्दी से बताओ कि पृथक्करण का नियम इन चारों में से किसने प्रस्तुत किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए और आप लोग जल्दी से बताओ, मैंने आपको पढ़ाया भी है अनुवांशिक टर्म जीव विकास में, ठीक है। तो यहां आप लोग अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। भूलना मत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किया था, एक है पृथक्करण का नियम, एक है प्रभाविता का नियम जो कि आपको पता भी होगा, ठीक है, प्रभाविता का नियम, एक है स्वतंत्र अभिमन का नियम, ठीक है। तीनों नियम को मैंने पढ़ाया भी है और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है। आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने 9 क्वेश्चन में कम से कम 7 क्वेश्चन का तो आंसर सही दिया ही होगा, और अगर आप इससे कम भी दिए हो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया, इन क्वेश्चंस को याद रखना, ठीक है। फिर आप लोग लास्ट में बताना आप लोगों ने कितने आंसर का सही आंसर दिया है, कितने क्वेश्चंस का। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप ध्यान से देखना, फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और हो सकता है बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाए। लिखा हुआ है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। सबसे पहले उत्तल लेंस है तो आपका प्लस में होगा, ठीक है। और आपको बता दो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हो तो 50 यानी कि 100/50 कर लो, यानी कि 2, यानी कि आपके पास ऑप्शन ए है -2 डायोप्टर, ऑप्शन बी है प्लस 0.02 डायोप्टर, एंड ऑप्शन सी है +2 डायोप्टर, एंड ऑप्शन डी है -0.02 डायोप्टर। तो आई होप कि आपको पता होगा इसका आंसर, मैंने पहले ही हिंट दे दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लो, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 डायोप्टर, वो भी प्लस में। मैंने बताया कि उत्तल लेंस है, प्लस में होगा, और हम 100 से 50 में भाग देंगे और सेंटीमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा +2 डायोप्टर। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये हमारा हो गया। अब यहां अगला देखेंगे कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। इसको मैंने पढ़ाया है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर। ऑप्शन ए है हमारा कार्निया, बी है पुतली पर, सी है आइरिस पर, एंड डी है रेटिना पर। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है? इन 4 भाग हैं, जो आंख होता है हमारा, उनके ये 4 भाग हैं, और इन 4 में से किसी एक पर जैसे आप किसी वस्तु को देखते हो तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। हमारे पास ऑप्शन 4 है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है, इसीलिए मैं आपसे ये टेस्ट ले रहा हूं। देखो टेस्ट में इसलिए ले रहा हूं कि आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा तो मुझे पता चलेगा आप लोग कितना पढ़ते हो, क्या करते हो, ठीक है, और आप लोगों का पढ़ने में मन लगता है या नहीं, सारी चीजें मुझे पता चल जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो हमारा मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर। कहां बनता है? रेटिना पर, ठीक है। तो याद रखना, अब ये क्वेश्चन आप कभी मत भूलना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या है या फिर जूल की संख्या होगी, 1 किलोवाट में पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन ए है 3.6 × 10⁻3, ऑप्शन बी है हमारा 3.6 × 10⁵, ऑप्शन सी हमारा 3.6 × 10⁴, ऑप्शन डी है 3.6 × 10⁶। जल्दी से आप लोग बताओ, मैंने पढ़ाया है और बदलना भी सिखाया है 1 किलोवाट घंटा को जूल में, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। 1 किलोवाट घंटा,
1 किलोवाट घंटा में जो जूल की संख्या होती है वो मैं आपको बता दूं, वो जूल की संख्या जो होगी वो होगा 3.6 इंटू 10⁶। 3.6 इंटू 10⁶ होगा जूल की संख्या, आप याद रखना। ठीक है, जैसे आपको एक हिंट दे दें, यहां 3.6 है तो ये 6 वाला जो है ना, यही घात आपका 10 के ऊपर घात जुड़ जाएगा, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 12। और आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, सारे क्वेश्चंस आप नोट कर रहे होंगे और आप लोग देख रहे होंगे आप किसमें कितना है दम, कितने क्वेश्चंस का आप आंसर सही दे पाते हो। आई होप कि आप लोग अपने आप को देख रहे होंगे, कॉपी में आप लिखो कि कौन सा हमने गलत दिया आंसर, कौन सा सही दिया, फिर लास्ट में आप काउंट कर लेना। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमारा है ओम, बी है ओम प्रति मीटर, सी है ओम मीटर एंड डी है हमारा ओम प्रति मीटर, या फिर सॉरी मीटर प्रति ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आई होप कि आपको पता होगा। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो मैं आपको बता दूं, आई होप कि आप लोगों ने बता दिया होगा, वो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और जो ओम का नियम है वो प्रतिरोध से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। लिखा हुआ है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण है जो बिल्कुल गतिमान है, तो वो क्या उत्पन्न कर सकता है? ए हमारा ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी है केवल विद्युत क्षेत्र, वह चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सोच कर बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो, अगर आपका कोई भी गतिमान आवेशित कण है, अगर उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, किसी से दुश्मनी नहीं है। तो आप लोग सीधा कह दो चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आप लोगों की कमेंट को पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ, और फिर मैं उस पर वीडियो भी बनाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप डरो मत, डर आपको भगाना है। ठीक है, और आप लोग जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताते चलो, फिर मैं आपको उसका वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में जैव मात्रा ऊर्जा, यानी कि जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है लकड़ी, बी है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा, डी है कोयला। देखो, इसमें जो है लकड़ी है, ये मतलब देखो जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें जो नाभिकीय ऊर्जा, इट इज नॉट, ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 15 आज का क्वेश्चन है। 15 देखो हमने साइंस का क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन, और इसमें से कम भाई 12 10 इतना तो क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। आई होप कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिया, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया, और आप लोगों ने अच्छे से टेस्ट भी दिया होगा। कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों का कितना आंसर सही है। ठीक है, फिर हम आप लोगों के साथ अगले सब्जेक्ट का भी टेस्ट शेयर करेंगे। तो ये है हमारा क्लास 10 साइंस एंड सामाजिक विज्ञान का टेस्ट। इसमें मैंने 15 क्वेश्चन आपका सामाजिक विज्ञान का था, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान, और 15 क्वेश्चन हमारा साइंस का था, यानी कि आपका विज्ञान का। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है इसको लिखने में और इसको बनाने में। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और आप लोगों का ऐसा ही टेस्ट हर एक विषय का कराया जाएगा। इस वीडियो को शेयर भी करना है सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी देख सके किसमें कितना है दम, कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और ऐसे ही मैं आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे का टेस्ट कराने वाला हूं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।